Welcome you all in my channel Quick Chemistry Solution. And today's class is based upon the colligative property. कौन सी colligative property? Third colligative property, which is known as depression in freezing point. Freezing point. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि freezing point होता क्या है. Freezing point ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड जो दोनों स्टेट्स होती हैं उनका वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो. राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए था, फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए था. तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो. उसे हम क्या बोलेंगे, उसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. अब मैं आपको बहुत आराम से और साफ साफ लफ्जों में बताता हूं डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको ग्राफ से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि उस ग्राफ में एक्चुअली में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है या नहीं. राइट, मैं आपसे बात करता हूं कि आप एक 100 ml बीकर के अंदर वाटर लीजिए और एक दूसरे 100 ml बीकर के अंदर वाटर लीजिए सेम क्वांटिटी में. 100 ml वाटर लीजिए, बट जो आप 100 ml वाटर ले रहे हैं दूसरे बीकर में, उसमें आप 50 ग्राम शुगर भी डाल दीजिए. क्या डाल दीजिए, 50 ग्राम शुगर डाल दीजिए. दोनों को फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है. दोनों में से कौन सा वाटर जल्दी फ्रिज होगा. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, जो नॉर्मल वाटर होगा और जिस वाटर में आपने शुगर डाला है, दोनों में से जिसमें आपने शुगर डाला है वो वाटर जल्दी फ्रिज हो जाएगा, क्योंकि शुगर ऑलरेडी सॉल्यूट पार्ट है और सॉल्यूट पार्ट जब डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा. और सॉल्यूशन बनने का मतलब शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उन गैप्स में चले गए, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ वो गैप्स में ऑलरेडी डिस्टेंस कम हो गया उन पार्टिकल्स के जाने से, तो वो क्या हो गए, जल्दी से जॉइंट होकर के क्या हो जाएंगे, फ्रिज हो जाएंगे. और जो नॉर्मल वाटर है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप अभी उतना ही है, तो उसे बढ़ने में अभी टाइम लगेगा. साफ साफ लफ्जों में आपको यहां समझ में आया है कि अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, मतलब सॉल्यूशन जल्दी फ्रिज हो जाएगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में. कौन सा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. अब देखिए ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूं. यहां पर मेरे पास एक ग्राफ लिया मैंने और उस ग्राफ में मैं यहां पर वेपर प्रेशर ले रहा हूं. राइट स्टूडेंट्स, और यहां मैं ले रहा हूं इस तरफ टेम्परेचर. राइट, मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था यहां पर, ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है प्योर. ये सॉल्वेंट प्योर फ्रिज होता है एक टेम्परेचर पर जिसे हम TF0 बोलेंगे. TF0 मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी नोट यूज किया था, वहां टी भी नोट यूज किया था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यहां मैं यूज कर रहा हूं TF0, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब मैं क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया. क्या कर दिया, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया. सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब मैं इसको यहां पर लेके आ रहा हूं और मेरे पास ये हो गया यहां पर सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन, फ्रोजन सॉल्यूशन. फ्रोजन सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इसको जमाना है अब. राइट, हमारे पास ये सॉल्वेंट था प्योर और ये फ्रोजन सॉल्वेंट है. जाहिर सी बात है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इस लाइन को बढ़ा लिया है, और जैसे वो सॉल्यूशन बन जाता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए मैं ये लाइन यहां पर क्या लिया है, छोटी है. राइट,
अब देखते हैं यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है उसे मैं डिनोट कर रहा हूं TF से। किससे डिनोट कर रहा हूं? TF से। अब देखिए टेम्परेचर अगर यहां से इधर जाता तो क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता ना, बट यहां तो टेम्परेचर और इधर आ गया, मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब ये फ्रोजन सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो चेंज आएगा यहां से यहां तक उसे आप डेल्टा TF से डिनोट करेंगे, और इसी डेल्टा TF को आप क्या बोलेंगे? डेल्टा TF को ही आप बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स? और ये डेल्टा TF कैसे निकलेगा? हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना, तो ज्यादा कौन सा है? ये। तो आप कहेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा? सॉरी, ज्यादा होगा। अब देखिए ये जो चेंज आया, इस चेंज को हम यहां क्या बोल रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। और इस चेंज को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF करेंगे। मैं यहां आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बता चुका हूं, डेल्टा TF को क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और TF नॉट को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कौन सा? प्योर सॉल्वेंट। और TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो कम टेम्परेचर पर ही क्या होने लग गया? फ्रीज होने लग गया। अब हम इसका क्या कर लेते हैं? मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको क्या बताता है? मैथमेटिकल डेरिवेशन कहता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, स्टूडेंट्स, द एक्सपेरिमेंटली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसके बराबर होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब ये हमारे पास क्या हो गई? मोलैलिटी हो गई। राइट, बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह। एक्सपेरिमेंटली अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के, जिसको मैथमेटिकली मैं ऐसे ड्राइव करूंगा। हमारे पास डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। बिल्कुल सही समझा आपने। जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे थे तो वहां पर K भी था, क्योंकि यहां T भी था और यहां K भी था कांस्टेंट। अब यहां पर क्या आ गया? कांस्टेंट हमारे पास KF आ गया। और M तो आप जानते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय या डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसके अंदर? Kg के अंदर। राइट स्टूडेंट्स? तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास KF आया, इस KF को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं?
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या बोलते थे उसको? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे। यहां आप बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। राइट, बिल्कुल सही समझे। ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज या डिफाइन द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या कहां होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? तो वो कौन से डेरिवेशन में मिला आपको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपसे इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट भी पूछी जा सकती है। वो आप देखिए क्या करेंगे, आपको पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। आपको यूनिट के एफ की निकालनी है तो के एफ इधर रखे, आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम। और डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ टेम्परेचर है जिसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन, जिसे आप के से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी होती है। तो के एफ की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? के एफ की हो जाएगी के जी पर मोल। बिल्कुल सही समझे। यही यूनिट के बी की भी होती है। के एफ और के बी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहां पर फॉर्मूला क्या आ गया? अब आपसे पूछा क्या जाएगा, या न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं बात करूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और मोलैलिटी की वैल्यू की बात करूं तो मोलैलिटी होती है W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू में ऊपर 1000 और यहां W1। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मतलब डेल्टा टी एफ पूछा है तो ये सब दिए होंगे। ये के एफ की कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो आपको हर किसी सॉल्वेंट के लिए अलग से दे रखी होंगी न्यूमेरिकल के अंदर। या M2 पूछा जा सकता है, तब आप क्या यूज करेंगे? M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू W1। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। या आपसे सिंपल के एफ भी पूछा जा सकता है तो आप करेंगे के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू में 1000। तो आप ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक चीज और बताना चाहता हूं, आपसे पूछा जाएगा व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। देख लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी के अंदर N भी होता है। कौन सा? N2। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर नोट कीजिए और उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हैं तो हमेशा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। जितने ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करेंगे उतनी ही जल्दी आपका फ्रोजन सॉल्यूशन फ्रिज हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि उतने ही कम टेम्परेचर पर वो फ्रिज हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आपकी क्वेरीज फाइनल करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। गुड लक।